हेलो बच्चों, कल की ही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करेंगे वो टॉपिक हमारा है औसत स्थिर लागत। क्या टॉपिक है? औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, AFC। ये संकेत आप जरूर याद रखेंगे। बस कल जो एक नियम आपको बताया था कि आपको जिसका भी औसत निकालना है उसके कुल में मात्रा से भाग देना है, और यही परिभाषा भी आपकी बन जाएगी। तो आपको औसत किसका निकालना है? स्थिर लागत का निकालना है। तो परिभाषा कैसे बनेगी? इसके कुल में, कुल स्थिर लागत, देखो इसके कुल में कुल स्थिर लागत बने लगे को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत स्थिर लागत AFC प्राप्त होती है, या प्रति इकाई स्थिर लागत को औसत स्थिर लागत कहते हैं। सूत्र बहुत आसान, जैसी परिभाषा वैसा सूत्र। कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। चाहे तो सूत्र याद कर लो, चाहे परिभाषा याद कर लो, एक याद है तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा। देखो इस सूत्र से हम परिभाषा बना लेते हैं। इस सूत्र से बनाइए, कैसे बनेगी? कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर क्या मिलता है? औसत स्थिर लागत मिलती है। और शायद यही तो हमने लिखा है कि कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस परिभाषा को सूत्र में बदला जा सकता है, सूत्र को परिभाषा में बदला जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा, इसका हम ग्राफ कैसा बनाते हैं और ये इस तरह का क्यों हमें दिखाई देता है। औसत स्थिर लागत उत्पादन बढ़ने पर घटती है, यह कभी भी शून्य नहीं होती, और इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये स्थिर रहती है। उत्पादन अगर शून्य है तब भी हमें कुछ ना कुछ लागतें, स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती है। उत्पादन अगर बढ़कर 100 इकाई भी हो जाए तब भी हमारी स्थिर लागत वही रहती है। ये इसके लिए आपने कुल स्थिर लागत की जब परिभाषा पढ़ी थी आपने जाना था। तो जब हम इनको प्रारंभ में 0 से भाग देंगे, फिर 1 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर 3 से भाग देंगे, मतलब ये 10 को, तो ये हमेशा क्या होती चली जाएगी? धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसलिए प्रारंभ में बहुत तेज़ी से गिरता है और एक्स अक्ष को कभी नहीं छूता और इस तरह से आगे की ओर बढ़ता रहता है। इसकी विशेषताएं देखिए, जो आपने ग्राफ के बारे में बनाया है, जो मैंने बताया वही आपको बताना है फिर, कि यह बाएं से दाएं तेज़ी से नीचे की ओर गिरता है। प्रारंभ में यह तेज़ी से गिरता है और बाद में धीरे धीरे गिरता है। यह वक्र कभी भी दोनों में से किसी भी अक्ष को नहीं छूता और यह कभी शून्य नहीं होता। तो इस तरह से आप औसत स्थिर लागत वक्र को समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है औसत परिवर्ती लागत, जिसको आप क्या कहते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AVC। फिर वही बात आ गई, इसके भी कुल में, देखो यहाँ लिखा हुआ साहब, कुल परिवर्ती लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत परिवर्ती लागत प्राप्त होती है। बस एक चीज़ याद रख लो, चाहे सूत्र याद रखो, चाहे परिभाषा याद रखो, कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने ये आती नहीं है और हम इसको आसानी से लिख भी सकते हैं। अब औसत परिवर्तनशील लागत की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। साधनों की औसत उत्पादकता पर निर्भर करती है, अतः बढ़ते प्रतिफल के कारण प्रारंभ में औसत उत्पाद क्या होता है? बढ़ता है, फिर स्थिर होता है और उसके बाद घटता है। इसलिए औसत उत्पाद वक्र, ये यहाँ पे ध्यान दें आप, औसत उत्पाद वक्र उल्टे U आकार का हमें दिखाई देता है, क्योंकि उत्पादकता और लागत में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। अब इस चीज़ को समझिए कि उत्पादकता और लागत में विपरीत संबंध क्यों होता है। देखिए, अगर आपका उत्पाद बढ़ रहा है, इसका मतलब आपकी मात्रा ज़्यादा है, और ज़्यादा मात्रा को बेच के आपको आय भी क्या हो रही है? ज़्यादा प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ आप उत्पाद इसलिए कर रहे हैं, आप लाभ की स्थिति में हैं। जिस समय अगर आपको हानि होने लगेगी तब आपका उत्पाद बढ़ेगा नहीं, तब आपका उत्पाद स्थिर हो जाएगा, और अगर हानि हो जाएगी तो आपका उत्पाद क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। अब इसका लागत वक्र के साथ हम संयोजन देखते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। आपका औसत उत्पाद इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से आपका उत्पाद क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? पहले बढ़ते प्रतिफल के कारण उत्पाद की बढ़ती हुई अवस्था आपको प्राप्त होती है, फिर स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है, और फिर घटते प्रतिफल के कारण हमें घटते उत्पाद की अवस्था प्राप्त होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि लागत और उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है।
भाई उत्पाद बढ़ने का मतलब है आपकी आय ज़्यादा है। आय ज़्यादा का मतलब क्या है? आप लाभ की स्थिति में, लाभ की स्थिति से मतलब आपकी लागतें कम हैं और आपकी आय क्या हो रही है? ज़्यादा। तो जब उत्पाद बढ़ रहा है, जब उत्पाद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तब आपकी लागतें क्या होती हैं? घटती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। और जब उत्पाद स्थिर होता है तो लागत भी स्थिर होती है। और जब उत्पाद घटता है, आप उत्पाद नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे, अब आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। प्रॉफिट ना होने के पीछे रीज़न क्या है? आपकी लागतें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। इसलिए ये वक्र आपको इस तरह का दिखाई देता है। इसी के साथ अगली जो टॉपिक है आपका, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सीमांत लागत, जिसको आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सीमांत शब्द आपको सीमांत उत्पाद के समय भी बताया गया था कि उत्पाद की अंतिम इकाई को आप सीमांत इकाई कहते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी हम इस परिभाषा को दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एक स्टैंडर्ड परिभाषा, उस पर बात करते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे उस इकाई की सीमांत लागत कहते हैं। देखिए, आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं 10 इकाइयों का। आप 10 प्लेट चाउमीन बना रहे हैं और 10 प्लेट चाउमीन बनाने की जो लागत आ रही है, 10 प्लेट चाउमीन बनाने की लागत कितनी आ रही है? 100 रुपये आ रही है। आपको कोई कहता है नहीं यार 11 प्लेट बनाओ। आपने ठीक है 11 प्लेट बना दी, लेकिन आपने देखा अब लागत कितनी आई है? 115। लागत कितनी आई है? 115। तो अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए आपको कितने अतिरिक्त रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? 10 इकाई में तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाई 100 रुपये में बन जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने 11वीं इकाई पर उत्पादन को बढ़ाना चाहा तो आपकी लागत 100 से बढ़कर कितनी हो गई? 115। तो सीमांत लागत यहाँ पर क्या हो जाएगी? 11वीं इकाई की लास्ट वाली कुल लागत में से पहले की सारी लागतें घटा दो। 115 माइनस 110 कितना आ जाएगा? 100 कितना आ जाएगा? 15। तो सीमांत लागत कितनी हो गई? 15। कितनी हो गई? 15 हो गई। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी वस्तु के उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि हुई 100 से 115 हो गई। कुल लागत कितने की वृद्धि हुई? आप ही कह देंगे सर पहले 100 थी, अब 115 हो गई, तो 15 की हो गई। तो सीमांत लागत कितनी हो गई? 15। इसको हम सूत्र रूप से कैसे लिखेंगे? MCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। n हमारा है nवीं इकाई। वो 10वीं भी हो सकती है, वो 12वीं भी हो सकती है, वो 11वीं भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रहे अगर n आपकी 10वीं है तो ये वाला जो TC होगा उससे एक कम 9वीं इकाई हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा था ना कि 10वीं इकाई और 11वां इकाई, तो n कितना है आपका? ये है 11। तो n-1 कितना हो जाएगा? 10। तो 11वीं इकाई में से 10वीं इकाई की कुल लागत को घटा देंगे। वो आपने किया था कि 115 थी, ये कितनी आई थी? 100। ये कुल लागत ही तो थी TC। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। इस तरह से आपने क्या निकाल दी थी? सीमांत लागत ज्ञात कर दी थी। जहां आपने लिख सकते हैं कि TCN बराबर nवीं इकाई की कुल लागत और TCN-1 बराबर nवीं इकाई से पहले इकाई की कुल लागत। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।